हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका मुगल्स। ठीक है, हमने अभी तक आपके मेडिएवल में दिल्ली सल्तनत के टॉपिक को कवर कर लिया है और विजयनगर और बहामनी साम्राज्य जो हमारा टॉपिक था वो हमने डन कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका मुगल साम्राज्य का टॉपिक। ठीक है, और मुगल साम्राज्य से रिलेटेड भी अभी तक आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके मैं क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। अब हम इसको पढ़ते हैं कि मुगल साम्राज्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखते हो कि मुगल साम्राज्य का जो एक्चुअल में टाइम देखो, वैसे तो हम इसको दो हिस्सों में पढ़ते हैं, एक होता है अर्ली मुगल एम्पायर और एक होता है लेटर मुगल एम्पायर। ठीक है, अर्ली मुगल एम्पायर का जो टाइम होता है वो 1526 से 1707 का माना जाता है और उसके बाद 1707 यानी औरंगजेब के मरने के बाद ये कहा जाता है कि आपका मुगल साम्राज्य वीक होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, तो लेटर मुगल साम्राज्य का टाइम 1707 और रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था ना, 1857 का जो विद्रोह हुआ था लास्ट, तभी तक ही मुगल समय देखने को मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम आपकी बात करें कि मुगल साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हम इसके बैकग्राउंड की तरफ बढ़े तो हमने समझा था 1526 में क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच में यहाँ पर एक बैटल हुआ था। ठीक है, और उस बैटल का नाम आप क्या था, बैटल ऑफ पानीपत या फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से हम उसको जानते हैं। राइट, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ तो वो आपके लोधी डायनेस्टी के जो आखिरी शासक थे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। डेफिनेटली कि इसमें विजय प्राप्त किसने किया था, बाबर ने। देन यहीं पर आपके 1526 में आपके जो बाबर है इन्होंने आपके मुगल साम्राज्य की शुरुआत करी, जो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत यहाँ पर अब होगी और इसीलिए आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत जो हम अभी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और अगर हम आपके यहाँ मुगल्स की बात करें तो यहाँ पर मुगल्स के जो फाउंडर जो शासक माने जाते हैं वो मैंने अभी आपको बताया कौन है, वो बाबर। ठीक है, लेकिन इसका वास्तविक जो शासक है, रियल फाउंडर जो है वो अकबर को माना जाता है। ठीक है, और इस पूरे मुगल साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया था, तो क्या लिखोगे आंसर, औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने आपके 1555 से लेकर के आपका 1605 तक रूल किया था। तो सबसे लंबे समय तक किसने रूल किया है, पूरे मुगल साम्राज्य में अकबर ने किया था। और सबसे कम समय में तक किसने शासन किया था, तो वो आपके लेटर मुगल एम्पायर में आते हैं, उनका नाम है आपका रफ़ी उद दरजात। ठीक है, रफ़ी उद दरजात, ये आपको याद रखना है। अब देखो इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देन में हम आगे देखेंगे, पहले ये जो नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है इसको समझो और ये बहुत काम की चीज़ें याद रखना। हमसे एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, मुगल साम्राज्य आपको पता है मुस्लिम्स का समय है, राइट। इस समय में जितने भी आपके मुगल्स के शासक होंगे सभी मुस्लिम्स होते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से शासक ऐसे हैं जिनकी मदर हिंदू थी लेकिन उन्होंने शादी मुस्लिम से की है, तो वो कौन कौन से शासक हैं जिनकी मदर आपकी हिंदू है। तो एक तो आपके शासक है जहांगीर, हम इनके जब ये टॉपिक करेंगे तो इनके मदर का नाम भी देखेंगे, लेकिन याद रखना जहांगीर की जो मदर थी वो हिंदू थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप याद रखोगे जहांगीर के बाद है आपके शाहजहाँ। शाहजहाँ जो थे उनके टाइम पे भी आप देखोगे उनकी मदर जो है वो हिंदू थी। ये तो अर्ली मुगल वाले में। लेटर वाले में आओगे तो उस टाइम पर अहमद शाह जो आपके मुगल थे इनकी मदर हिंदू थी। और नेक्स्ट अगर हम आपकी बात करें बहादुर शाह द्वितीय, तो ये 4 मुगल्स आपको याद रखने हैं जिनकी मदर जो है वो क्या थी, हिंदू थी। ठीक है, ये सब कुछ आपको याद रखना है। और अगर हम नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर समझें तो आप ये भी नोट कर सकते हो
कि मुग़ल साम्राज्य के टाइम पर इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, इनकी जो जिसको आप राजभाषा कहते हो, वो कौन सी है, जो हम दिल्ली सल्तनत के टाइम पर भी पढ़कर आ रहे थे, पर्शियन, यानी फ़ारसी भाषा ही आप सभी यहाँ पर इसको देखते हो। ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये लोगों का वंश कौन सा था, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इनकी वंश की बात करें तो आपको याद रखना है इनका जो वंश था वो क्या था, नेक्स्ट वो आपको याद रखना है चगताई तुर्की, चगताई तुर्की, ये इनका वंश है। ठीक है। और ये जो नाम है, इनके वंश का जो नाम रखा गया, किसके बेस पर रखा गया, ये चंगेज़ खान के दूसरे बेटे जो थे ना, उनका नाम था ये, और इनके नाम पर इनके वंश का नाम पड़ा। ठीक है। तो यानी इनके ब्रांच जो है, यानी वंश जो आप देख रहे हो, यानी इनकी जो शाखा है वो कौन सी मैंने आपको बताई, चगताई तुर्की, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, इतना डन है, आगे बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देखेंगे क्रोनोलॉजिकल, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। तो वन साइड आप यहाँ पर देख रहे हो, ये एक साइड मैंने आपका अर्ली मुगल एम्पायर आपको मिलेंगे, देन आपके आगे के कंटिन्यू है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर शुरुआत होगी बाबर से। ठीक है। बाबर हमारे सबसे पहले आए, क्रोनोलॉजिकल में याद रखना 1526 से 1530 तक, यानी 5 साल इन्होंने रूल करा। फिर हुमायूं ने रूल किया, हुमायूं ने 1530 से 40 तक रूल किया। फिर बीच में क्या होता है, आपके शेरशाह और इनके बीच में वॉर होता है ना, तो बीच में ही यानी आपका यहाँ पर ऐड ऑन कर लेना 1540 से 1555 का जो आप टाइम पीरियड देखते हो, इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपके शेरशाह रूल करते हैं और ये अपनी खुद की डायनेस्टी बनाते हैं, सुर डायनेस्टी, यानी मुगल डायनेस्टी से बाहर अपना एक सुर डायनेस्टी बनाते हैं। तो 1540 से 55 तक इन्होंने रूल किया था, लेकिन फिर हुमायूं वापस आए और 1555 से 56 तक इन्होंने फिर 1 साल रूल किया, फिर इनकी डेथ हो जाती है, वो हम आगे देखेंगे। और अकबर का टाइम पीरियड, नेक्स्ट अकबर ने रूल किया 1556 से 1605। ऊपर मैंने 1555 बताया था ना, उसको 1556 कर लेना, 1 साल बाद कर लेना। तो औरंगजेब ने सबसे लंबे समय तक यहाँ पर आपका रूल किया 1556 से 1605 तक। फिर आपके जहांगीर आए, उन्होंने 1605 से 27 तक रूल किया है। फिर शाहजहाँ ने रूल किया 1628 से 58 तक, और औरंगजेब ने रूल करा है। तो बस 6 नंबर तक ही आपके, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, अर्ली मुगल एम्पायर, जो कि हमारा 1526 से 1707 का माना जाता है। क्लियर है। ये आपको क्रोनोलॉजिकल वाइज और जो टाइम पीरियड है ये भी हमें एक्चुअल में याद रखना है। अब देखो यहाँ पर बाबर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, बाबर का जो रियल नेम है या इनका जो मूल नाम है वो नोट करो। इनका मूल नाम था ज़ाहिर उद्दीन बाबर, ये इनका मूल नाम था, ज़ाहिर उद्दीन बाबर का नाम। ठीक। हुमायूं की मैं बात करूं तो इनका नाम था आपका नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, ये इनका रियल नेम है, मूल नाम है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जहांगीर की, उसके बाद सॉरी अकबर की मैं बात करूं तो यह है जलालुद्दीन अकबर, यही बुलाते हैं ना, हम इन्हें क्या बुलाते हैं, जलालुद्दीन। वो जाहिर था, ये नासिर है, ये जलाल है। उसके बाद आ जाओ आपके जहांगीर, तो जहांगीर का नाम था सलीम। ठीक है। शाहजहाँ की अगर मैं बात करूं तो शाहजहाँ का नाम हमें क्या देखने को मिलता है, सिहाबुद्दीन। क्या नाम है, सिहाबुद्दीन। और लास्ट हमारे औरंगजेब की मैं बात करूं तो औरंगजेब का नाम था आपका मुहीउद्दीन। तो ये सब इनके रियल नेम है, इसको नोट कर लो, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डेफिनेटली आता ही आता है इनका रियल नेम, इनका फुल नेम। ठीक है। बाकी तो हम आगे टाइटल करेंगे। टाइम पीरियड याद कर लो, क्रोनोलॉजिकल वाइज याद कर लो। और अगर हम याद करें कि बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, पहले 6 तक की बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
ये अर्ली मुग़ल साम्राज्य का टाइम है। मुग़ल्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम जो था वो इन्हीं रूलर्स के साथ था, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसको याद कैसे करना है, कई बार मैंने आपको बताया है। तो ये आपको नाम याद करना है बादशाह से। क्रोनोलॉजिकल जो आप याद करोगे वो कैसे याद करोगे, बादशाह। बी मतलब बाबर, एच मतलब हुमायूं, ए मतलब अकबर, जे मतलब जहांगीर और एस एच मतलब शाहजहाँ और ए मतलब औरंगजेब। तो आपको अर्ली मुग़ल एम्पायर के जो क्रोनोलॉजिकल को याद कैसे करना है, बादशाह से याद करना है, ठीक है, बादशाह। तो ऐसे आपको ये क्रोनोलॉजिकल टर्म याद भी रहेगा। और इनके ये भी याद कर लेना क्या नाम है, जो इनका मूल नेम है, ज़ाहिर, नासिर, जलाल, सलीम, शाहजहाँ और मुई। यहाँ तक डन है। तो ये पहले हमें आपको क्रोनोलॉजिकल बेस पे अर्ली का मैंने आपको डन करा दिया। फिर यहाँ से आपके अगर हम बात करें 7th नंबर से लेकर के 20 नंबर तक, ये आपके आखिरी हैं, लास्ट मुग़ल एम्परर है ये, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्रोनोलॉजिकल में याद रखना, औरंगजेब के बाद बने थे आपके आज़म शाह, फिर शाह आलम फर्स्ट, जहांगीर शाह, फर्रुखसियार, रफ़ीउद्दौला, जिनका कम समय था, सबसे कम टाइम तक जिन्होंने रूल किया था, अभी मैंने आपको यहाँ पर ऊपर ऑलरेडी मेंशन करा है। उसके बाद शाहजहाँ सेकंड आए, मोहम्मद शाह ने रूल किया, अहमद शाह बहादुर ने रूल किया, आलमगीर सेकंड ने रूल किया, शाहजहाँ थर्ड आए, फिर शाह आलम द्वितीय आए, शाहजहाँ फोर्थ भी आए, अकबर शाह द्वितीय भी आए और देन बहादुर शाह सेकंड आए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम आपके स्टार्टिंग के, ये मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल बेस के लिए मैंने आपको ये दिखा दिया है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए, अर्ली और लेटर मुग़ल एम्पायर को मिला करके मैंने आपको सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। अब हम एक एक करके यानी 1 by 1 करके हम हर एक मुग़ल्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में बात करनी है, बाबर के बारे में, राइट। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर से रिलेटेड। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बाबर के बारे में। तो बाबर के जो टाइम पीरियड है, मैंने भी आपको बताया, इन्होंने रूल किया 1526 से लेकर के 1530 तक, यही मैंने आपको बताया। यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या याद रखना है, आपको नेक्स्ट ये याद रखना है कि बाबर ने, इनका जो जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था, वो कब हुआ था, 14 फरवरी को हुआ था 1483 में, ठीक है। और जगह यानी आपके प्लेस की बात करें, कौन सी जगह पर इनका जन्म हुआ था वो याद रखो। देखो एक भी चीज़ों को स्किप मत करना, कोई भी बॉर्न हो चाहे प्लेस हो, हर कोई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप में से अगर कोई सोचे कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा या ये हमें याद नहीं हो रहा, तो बिल्कुल आप गलत करो, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, यही बेसिक से चीज़ें पूछ लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग इसी चीज़ पे काम नहीं करते, समझ रहे हो। लाइक इनका रियल नेम क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ें। तो इनका जन्म हुआ था आपके मवारा उन नहर के फरगाना में, ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। देन इनका जो टाइटल, अगर हम उपनाम देखें और या फिर इनकी वो देखें, इनके निकनेम हुए, उपलब्धियाँ, टाइटल की मैं बात करूँ तो इनका निकनेम, अभी मैंने आपको बताया, ये भी याद रखना एग्ज़ाम के बेस पर इनके निकनेम भी पूछे जाते हैं, या फिर इनके जो टाइटल, जो उपाधि थी ना वो। तो फिरदौस मकानी, क्या है इनका टाइटल, फिरदौस मकानी या मकनी, ठीक। दूसरा इनका था आपका कलंदर। नेक्स्ट आपको याद रखना है खाकान, क्या है, खाकान। और उसके बाद बादशाह, और नेक्स्ट है आपका गाजी। तो ज़्यादातर अभी जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया उसमें बादशाह और गाजी से क्वेश्चन आया है ना। तो ये किसके टाइटल है, आपके बाबर के। और अभी मैंने आपको बताया कि बाबर का जो रियल नेम है, जो इनका मूल नाम है, वो क्या है, ज़ाहिरुद्दीन,
ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इनका पूरा नाम है मोहम्मद, ठीक है। देन इनकी पेरेंट्स की बात आती है, ठीक है, ये भी हमें एग्ज़ाम के बेस पर पता होना चाहिए। तो अगर हम इनके पेरेंट्स की बात करें तो इनकी मदर का नाम याद रखो, इनकी मदर का नाम है कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानन, ये इनके मदर का नाम है। वहीं अगर हम इनके फादर की बात करें, इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है उमर शेख मिर्ज़ा। तो ये याद कर लोगे ना कि ये बाबर के फादर का नाम है, तो डेफिनेटली आप उसको सॉल्व करो, बार बार इसको रिवाइज करो। और आज से हमने मुगल्स से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो मुगल्स अब अपने साथ में इसको पढ़ो, ठीक है। पीछे जो आप लोग अपना रिवाइज कर रहे हो वो अपना करते रहो, लेकिन अब हम मुगल्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कि जून में जितने भी एस्पिरेंट एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली एंशिएंट और मेडिएवल तो मैंने आपको कंप्लीट करा ही दिया है। तो आप कम से कम एंशिएंट और मेडिएवल के अप्रॉक्सली 100 में से 50 to 55 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, समझ रहे हो। तो अगर आपने एंशिएंट, अर्ली मेडिएवल और मेडिएवल ही मैं ऑलरेडी आपके जून एग्ज़ाम के बेस पर कंप्लीट करा चुकी हूँ, ये आपने अच्छे से कर लिया, तो 100 में से 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फिर देखना कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ये इनके मदर का नाम हो गया, ये इनके फादर का नाम हो गया, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि मदर की साइड से अगर मैं बात करूं, जैसे मदर के साइड के जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जिसको हम नाना और नानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैटरनल की तरफ से मैं आपको पहले बता रही हूँ, तो मदर के साइड से अगर देखोगे तो उनके मदर के यानी नाना और नानी का जो नाम है यूनुस खान था। क्या नाम है? यूनुस खान। और दूसरे का नाम है आपका एहसान दौलत बेगम, एहसान दौलत बेगम। वहीं अगर हम आपके फादर की तरफ के ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, जिसे हम दादा और दादी भी कहते हैं, तो दादा और दादी कौन थे बाबर के, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो आप देखोगे वो है अबू सैद मिर्ज़ा। क्या नाम है? अबू सैद मिर्ज़ा। और दूसरा नाम है आयशा दौलत बेगम। उनकी दादी का नाम क्या था? आयशा दौलत बेगम। तो कई बार आप फादर की साइड से और मदर की साइड के ग्रैंड पेरेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए दोनों चीज़ें यहाँ पर याद रखो। ये आपके दादा और दादी हैं बाबर के, ये इस तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स का नाम बताया, और यहाँ पर नाना और नानी के बेस पर इनका मैंने यहाँ पर आपको नाम बताया। डन। आगे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, बाबर के पिता की जो है सडनली ऐसे उनकी मौत हो गई थी अल्टीमेटली। उसके बाद उनकी जो नानी थी एहसान दौलत बेगम ने यहाँ पर क्या करा, आपके कह सकते हो कि जितने भी षड्यंत्र रच रहे थे उनके अगेंस्ट दमन किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो बाबर के जितने भी पितृपक्ष से थे ये तैमूर से थे। अगर हम आपके देखें कि फादर के साइड से जो मैंने आपको बताया, तो ये आपके कौन से वंश से माने जाते हैं? तैमूर वंश से, जिसको हम तुर्क कहते हैं। तो बाबर जो है अपनी फादर के साइड से तैमूर वंश का था, 5वां वंशज था, ठीक है। लेकिन अगर मैं मदर की साइड से बात करूं तो वो अपनी मदर के साइड से, ये इनकी कौन सी जनरेशन है? फादर की साइड से 5th जनरेशन। और मदर की साइड की अगर मैं बात करूं तो ये 14th जनरेशन है, 14वीं जनरेशन है इनकी। और ये मदर की साइड से क्या थे? मातृपक्ष से चंगेज खान यानी मंगोल का ये 14वां वंशज था। कि कौन सा वंशज था? 14वां। और ये आपको याद रखना है कि ये मदर के साइड से क्या थे? आपके चंगेज खान यानी। और ये पूछा जाता है ये वंशज वाला डेफिनेटली, कई सारे एग्जामों में ये बहुत बेसिक सी है कि बाबर जो है किसके साइड से
तैमूर वंश का था, किसके साइड से चंगेज़ खान के वंश का था। फादर और मदर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 14वीं जनरेशन थी। तो बाबर की अगर मैं बात करूँ तो उनके फादर के साइड से 5वां वंश था और मदर की साइड से चंगेज़ खान मंगोल का 14वां वंशज था, 14वें नंबर का था ये। ठीक है, इस तरीके से काउंट करें तो जनरेशन होती है ना हमारी वंशज। तो बाबर फादर की साइड से कौन से नंबर पे रहा? 5वें नंबर पे रहा और मदर की साइड से बहुत लेट था, 14वें नंबर पर आया था। तो ये हमें याद रखना है। यहाँ तक डन है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल से हुई थी। जो आज आप ये वर्ड पढ़ रहे हो मुगल एम्पायर, ये नाम कैसे रखा? दिल्ली सल्तनत का नाम तो मैंने आपको बताया था। तो हमारा ये जो मुगल वर्ड है ये किससे ड्राइव होकर निकला? मंगोल से निकला था, जो कि मदर के साइड से था। क्योंकि बाबर जो है तैमूर वंश से था, इसीलिए वह स्वयं को तैमूरिया कहलवाता था। क्योंकि ज़्यादातर जब शादी हो जाती है तो फादर यानी जो हस्बैंड होते हैं उन्हीं के नाम बच्चों में जुड़ता है, उन्हीं की कास्ट जुड़ती है। तो इसीलिए क्या माना गया कि बाबर जो है वो कौन से वंश का था? तैमूर वंश का था। ठीक है, डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। तो तैमूर वंश से था वो, इसीलिए बाबर जो है अपने आप को क्या बुलवाता है? तैमूरिया या तिमूरिया। ठीक है, तो ये बात तो गलत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं का वंश है वो। बाबर के जो अंकल थे, जिनको आप चाचा कहते हो हिंदी में, तो बाबर के जो चाचा थे यानी जो अंकल हैं उनका नाम है अहमद मिर्ज़ा समरकंद और बुखारा। ये बुखारा के शासक थे। पहले इनके अंकल का नाम याद रखो। इनके अंकल का नाम है अहमद मिर्ज़ा। ठीक है, अहमद मिर्ज़ा के बारे में क्या बता रहे हैं कि बाबर के जो चाचा थे अहमद मिर्ज़ा, ये आपके कहाँ के शासक थे? तो ये शासक थे समरकंद का। कहाँ? समरकंद के शासक थे और बुखारा के शासक थे। ये नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद जो ये समरकंद और बुखारा और फरगाना, ये आज के टाइम पर कहाँ पर लोकेटेड है? उज़्बेकिस्तान में। कहाँ पर लोकेटेड है? उज़्बेकिस्तान। तो हमें क्या याद रखना है कि एक तो आपका ये दोनों और इसके अलावा मैंने भी आपको बताया कि आपका फरगाना। तो ये तीनों जगहें कहाँ पर आज मॉडर्न टाइम में हमें देखने को मिलती हैं? उज़्बेकिस्तान। क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए आज ये हमारा मॉडर्न टाइम में कहाँ पर कौन सी जगह पर ये तीनों आपको मिलेगा। ये समझ जाना, मैंने आपके लिए भी बनाया है। तो ये आपको मिलेगा उज़्बेकिस्तान में। बाबर ने अपने जो पिता की मृत्यु के बाद क्या करा? 1494 में इनके फादर के मरने के बाद बाबर की जो आयु थी 11 वर्ष की आयु में फरगाना की गद्दी बाबर ने संभाली। आफ्टर फादर डेथ, यानी बाबर के ये मरने के बाद बाबर ने क्या करा? इन्होंने अब राजगद्दी संभाली। ये अब राजा बने कहाँ पर? द थ्रोन ऑफ फरगाना, जो अभी मैंने आपको यहाँ नाम भी लिखवाया। ठीक है, टाइम पीरियड 1494 का है। और ये है जो आपका फरगाना, इसकी कैपिटल यानी इसकी राजधानी की मैं बात करूँ तो क्या है? इसकी राजधानी है अंदीजान। क्या राजधानी है इसकी? ये इसकी राजधानी है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि फरगाना की कैपिटल क्या है या अंदीजान किसकी राजधानी है, तो वो आपकी कैपिटल है फरगाना की। यहाँ तक डन हो गया। मदर, फादर और किस टर्म का क्या है, कौन सा वर्ड कहाँ से निकला, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि आप जो जितना भी बाबर ने अपने समय पर इन 5 सालों में जो भी स्ट्रगल करा है, संघर्ष करा है, उसको समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि बाबर ने अपने जो 1526 से लेकर के 1530 तक जो उन्होंने रूल करा,
उस बीच में बाबर ने कौन कौन से बैटल यानी युद्ध किए थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखो, ये भी आपको क्रोनोलॉजिकल के बेस में याद रखना है। सबसे पहले आप देखोगे कि मैंने आपको बताया कि बाबर ने 1526 में जब उन्होंने मुगल साम्राज्य की शुरुआत करी, उसी टाइम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, अभी मैंने आपको बताया, और यहीं से इन्होंने मुगल साम्राज्य की शुरुआत करी। और ये लड़ाई कौन सी जगह पर हुई थी? पानीपत में, यानी हरियाणा में हुई थी, ये आपको याद रखना है। पानीपत के बाद ये लड़ने गए आपके बैटल ऑफ खानवा, जस्ट इसके 1 साल बाद लड़ा था, और ये बैटल खानवा में हुआ था, जो कि राजस्थान में ही पड़ता है। और ये बैटल लड़ा था इन्होंने राणा संगा के साथ। नेक्स्ट बैटल लड़ा था इन्होंने जस्ट इसके 1 साल बाद 1528 में, बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, और चंदेरी में ही हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये इन्होंने मेदिनी राय के साथ लड़ा था। और लास्ट बैटल इन्होंने बैटल ऑफ घाघर, जो कि 1529 में लड़ा था, वही घाघर नदी है जो कि हमारा बिहार में पड़ता है, महमूद लोदी के साथ लड़ा था। और 1530 में फाइनली बाबर की डेथ हो जाती है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, और ये जो मुगल राजा थे इनका जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाता है। और आपको इसको किस तरीके से यहाँ पर याद रखना है, तो यहाँ पर 2 ट्रिक है, आपको जो कंफर्टेबल लगे उसके अकॉर्डिंग याद कर लेना। पहला तो यहाँ पर लिखा है कि पान खाने चले गाजियाबाद। क्या याद रखोगे कि जो क्रोनोलॉजिकल है आपका पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघर, ये बैटल का नाम क्रोनोलॉजिकल में कैसे याद रखना है, तो पान मतलब पानीपत का बैटल, खाने मतलब खानवा में चले, पान खाने कहाँ चले मतलब चंदेरी में, कहाँ चले? गाजियाबाद, गाजी मतलब आपका घाघरा। और ये अगर याद ना हो तो आप ये भी याद कर सकते हो कि इन्होंने क्या किया? पानी पिया, खानवा मतलब खाना खाया। ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी मतलब फिर ये चले गए। ठीक है, पानी पीकर खाना खाकर चले गए, कहाँ? घाघर में। ठीक है, तो चले गए तो लास्ट वाला तो आपको अपने आप फिर भी मिल जाएगा। तो ये दोनों ट्रिक है, जो भी कंफर्टेबल लगे अपने क्रोनोलॉजिकल के बेस पे आपको याद करना है वो याद कर लेना। ईयर तो सिर्फ 1 साल का ही गैप है, वो आप समझ जाओगे। कौन सी जगह पर हुआ ये याद रखना है, किसके साथ हुआ ये याद रखना है। हर एक बैटल में बाबर ही जीते थे। अभी आपको ये भी होगा कि मैम हर एक बैटल में जीता कौन, तो बाबर ही जीते थे सारे युद्ध में। ठीक है, तो पहला वाला इब्राहिम लोदी, देखो इब्राहिम लोदी से शुरू हुआ, महमूद लोदी पर ये ख़त्म हुआ। बीच में राणा संगा है, फिर मेदिनी राय है, राणा आर पहले, राय बाद में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो हमने लोदी से शुरू हुआ, लोदी पे ख़त्म हुआ, ये आपको याद रखना है, और राणा पहले है, राय बाद में। ऐसे याद कर लोगे तो आप इजीली से इसको क्रोनोलॉजिकल बेस में जब पूछा जाएगा बाबर के ये सारे बैटल, तो आप इसको इजीली से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैंने आपके मुगल के शासक का क्रोनोलॉजिकल बता दिया, और बाबर के समय का जो बैटल है वो मैंने आपको यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल बेस में बता दिया है। अब यहाँ पर देखो कि 1496 में बोला जाता है बाबर ने समरकंद को जीतने का पूरी कोशिश करी थी। जो अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ा है ना कि यहाँ पर हमारा जो समरकंद जो जगह है, यहाँ पर जहाँ पर अहमद मिर्जा वहाँ के राजा थे, शासक थे, जो उसके चाचा थे बाबर के। तो 1496 में बाबर ने कोशिश करी कि वो इसको जीत सके, बस वो क्या रहे, जीत नहीं पाए, अनसक्सेसफुल रहे। आप लोग क्या लिखेंगे? अनसक्सेसफुल रहे, कोशिश तो करी बट जीत नहीं पाए। अटेम्प्ट टू कैप्चर समरकंद। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ समझी कि उन्होंने कोशिश तो करी बट वो उसको जीत नहीं पाए। अब अगर हम बात करें कि बाबर इस जगह को आखिरकार जीतना क्यों चाहता था, तो वो इसको इसलिए जीतना चाहता था क्योंकि समरकंद जो है तैमूर की राजधानी थी। किसकी? तैमूर की। और जिसके वजह से ये इसको यहाँ पर जीतना चाहते थे, क्योंकि ये फादर की साइड से था ना, तो ये इसको जीतना ही चाहता था, क्योंकि ये मेरे फादर के साइड का क्षेत्र है, इसलिए इसको जीतना चाहता है। पहली बात तो याद रखना कि ये इसकी कैपिटल है,
समरकंद। समरकंद तैमूर की राजधानी है, जिसे हम तमरलेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये नोट कर लो कि इसकी राजधानी का नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फिर 1496 के बाद आप नेक्स्ट ईयर देखोगे 1497 में बाबर ने समरकंद को जीता, लेकिन जल्दी ही समरकंद और फरगाना दोनों ही बाबर के हाथ से निकल गया। मतलब हमें यहाँ पर क्या समझ आया कि नेक्स्ट ईयर ऊपर वाले में तो कोशिश की बट अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन नेक्स्ट ईयर इन्होंने आपके समरकंद जो जगह थी इसको भी जीत लिया। ठीक है, और समरकंद के बाद इन्होंने जो आप फरगाना जहाँ पर ये थे दोनों जगह को इन्होंने जीता, लेकिन कुछ टाइम बाद ही क्या हुआ, यानी बहुत ही जल्द इन्होंने दोनों ही जगह पर अपना कंट्रोल ख़त्म हो गया इनसे ले लिया, क्योंकि छोटे से तो थे जब ये राजा बने थे, है ना। उसकी ये क्रोनॉजिकल बेस में याद रखना, इसलिए मैं आपको क्रोनॉजिकल जब से ये राजा बने तब से मैं क्रोनॉजिकल वाइज आपको बता रही हूँ। फिर आया 1502 में, क्योंकि अभी तो 1526 में इन्होंने बैटल किया था, वो क्रोनॉजिकल मैंने आपको अलग कराया है। उससे पहले जो चीज़ें हुई वो याद रखो। 1502 में उज्बेक सरदार सेवानी खां से सरायपुल के युद्ध में ये पराजित होने के बाद बाबर ने समरकंद को जीतने का विचार कुछ समय के लिए छोड़ दिया। देखो ये 1497 में बाबर ने इसको जीता, फरगाना भी इनके पास था, लेकिन उसके बाद इनके हाथ से निकल गया। कुछ टाइम बाद ही वापस इन्होंने हार गए, फिर दोबारा जीतना था। लेकिन 1502 में मैंने आपको क्या बताया, उज्बेक के सरदार से इनके साथ युद्ध में हार गए बाबर। ठीक है, पराजित होने के बाद बाबर ने समरकंद को जीतने का विचार कुछ समय के लिए फिर क्या करा था, इन्होंने छोड़ दिया था। तो आप क्या लिखेंगे आप सभी, आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय, 15 से 2 की बातें याद रखना। उज्बेक के जो लीडर हैं, क्या नाम बताया मैंने आपको, शाहबनी खान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन से बैटल में हारे थे, सरेपुल बैटल। युद्ध का नाम भी याद रखना, अंडरलाइन कर दे रही हूँ मैं सारी चीज़ें ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो ऐसा नहीं है कि बाबर ने समरकंद को जीतने का विचार पूरे तरीके से हटा दिया, नहीं, अभी सिर्फ टेम्पररी गेव अप किया था उन्होंने। ठीक है, कि अभी सिर्फ क्या है कि अभी जो मुझे समरकंद को जो जगह है इसको जीतने की जो मेरी इच्छा है उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। तो ये कुछ टेम्पररी है। एग्ज़ाम में जब स्टेटमेंट आएगा तो उसमें लिख देंगे परमानेंट उन्होंने डिसाइड किया है कि समरकंद को जीतना नहीं है मुझे, नहीं, टेम्पररी वर्ड याद रखना, परमानेंट नहीं हुआ। युद्ध में बाबर की बहन थी खानजादा बेगम सेवानी खां के हाथ लगी और उससे सेवानी खां ने विवाह कर लिया। युद्ध में क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये आपके उज्बेक के लीडर है ना, युद्ध में बाबर की बहन जो थी आपकी खानजादा बेगम सेवानी खां के ये इनके हाथ लग गई और उन्होंने इनके साथ शादी कर ली। ठीक है, ये काम भी हुआ। तो 1502 में यहाँ पर हमें ये समझ आ गया कि उज्बेक के जो सरदार थे इनसे युद्ध में पराजित होने के बाद बाबर तो बिल्कुल हो गए, और इसी युद्ध में उज्बेक के जो ये राजा हैं इसी युद्ध में ये बाबर की बहन से मिले। ठीक है, तो जब इनकी बहन से मिल गए तो नेक्स्ट अगर हम आपके यहाँ पर बात करें 1502 के बाद 1504 की बात है, तो यहाँ पर आपको बाबर की सिस्टर का नाम भी याद रखना है। ये ना एक कहानी की तरह सुनो बस। बाबर की सिस्टर का नाम जो मैंने आपको बताया खानजादा बेगम। और देखो कभी कभी क्या होता है ना, एग्ज़ाम में पूरा नाम नहीं देंगे, समझ रहे हो, सिर्फ थोड़ा सा ही नाम देंगे, और आप में से कई लोग कन्फ्यूज आते हैं कि हमने तो इतना बड़ा नाम लिखा था। तो खानजादा बेगम सेवानी खां इनका नाम था। ठीक है, तो वाज कैप्चर्ड बाय सेवानी खान। तो उनकी जो बहन थी खानजादा, जो कि आपके सेवानी खां के हाथ लग गई, ये इनकी बहन का नाम है। और इनको किसने कैप्चर्ड कर लिया, कैप्चर्ड बाय सेवानी खां, जो कि उज्बेक के लीडर है। अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना, अभी याद होगा आप सभी को। तो इसको किसने कैप्चर कर लिया, सेवानी खान ने। और कैप्चर करने के बाद इन्होंने इससे क्या कर लिया, शादी कर ली, ही मैरिड हर। ठीक है, और ये कौन थे, उज्बेक के जो अभी लीडर मैंने आपको बताया वो। अब बाबर 1502 में इनके साथ बैटल जो है वो हार गए थे।
1504 में बाबर ने काबुल और गजनी पर अपना कंट्रोल बना लिया, ठीक है। 1504 में, चलो ये तो शादी की बात हो गई, लेकिन नेक्स्ट 1502 के बाद बाबर ने 1504 में यहाँ पर क्या काम करा, बाबर ने अपना कंट्रोल नेक्स्ट जो बनाया, टाइम पीरियड याद रखना, टुक कंट्रोल ऑफ काबुल, इन्होंने अपना कंट्रोल बनाया काबुल पे, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बनाया आपका गजनी जगह पर, इन दोनों पे बनाया। और अगर हम आपकी बात करें उस टाइम काबुल पे कौन रूल कर रहा था, वो कर रहे थे आपके मोहम्मद मुकीम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 1504 में बाबर ने जो है काबुल यानी वहाँ के शासक मोहम्मद मुकीम और गजनी पर अपना अधिकार कर लिया था। और काबुल जो हमारी जगह थी वहाँ पर विजय के उपलक्ष्य में 1507 में उन्होंने पूर्वजों के द्वारा मिर्जा की उपाधि और बादशाह की उपाधि धारण की थी। मैंने अभी आपको इनका टाइटल बताया है ना, तो ये टाइटल इन्होंने कब लिया था, जब इन्होंने, क्योंकि देखो हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, हमने एक बात सीखी कि कोई भी राजा है वो उपाधि टाइटल कब लेता है, जब वो किसी भी जगह से जब वो जीत जाता है ना। तो याद रखना, वो आपसे पूछेंगे एग्जामिनर कि बाबर ने आपकी जो बादशाह का टाइटल है, ठीक है, और आपका जो मिर्ज़ा का टाइटल जो यानी उपाधि ली थी, ये इन्होंने कब धारण किया था, तो ये आपको याद रखना है। ये टाइटल इन्होंने तब लिया था जब इन्होंने काबुल पर विजय प्राप्त कर ली थी, विक्ट्री ऑफ काबुल। काबुल पे जब विजय प्राप्त कर लिया तब इन्होंने ये टाइटल अडॉप्ट करा था। क्लियर हो गया, नोट कर लो। और इसी क्लास को दोबारा से ना स्पीड में चाहे बढ़ा करके और तब इसको सुनना, सिर्फ आंख बंद करके सुनना, इस क्लास को देखो भी मत, और कहानी की तरह सुनो कि बाबर ने जब से वो 1496 से राजगद्दी पर बैठे तब से अब तक ही क्या क्या करते आ रहे हैं। एक बार आपने इस कहानी को स्टोरी की तरफ एकदम अच्छे से ध्यान से सुना ना, आप इसको इजीली से कर लोगे, ठीक है। तो टाइटल हमें याद हो गया 1500, तो ये टाइटल की, अगर ये 1504 में हुआ टाइटल जब इन्होंने अडॉप्ट करा, तो यहाँ पर इन्होंने जो 1504 में बाबुल ने, जो बाबर थे उन्होंने काबुल यहाँ पर तो कंट्रोल बना ही लिया, लेकिन फिर आगे देखो यहाँ पर क्या होता है। इन्होंने अपनी यहाँ पर जो ये उपाधि धारण करी थी ना, ये 1507 में की थी। ये टाइटल याद रखना, 1504 दे देंगे एग्जाम में, 1504 नहीं है, 1507 में मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की थी। पहले इन्होंने कौन सा टाइटल लिया था, मिर्जा की, इसको करेक्ट कर लो, है ना। और बादशाह की टाइटल इन्होंने कब लिया, इसको त्याग दिया 1507 में। बाबर ने मिर्जा की उपाधि को छोड़कर बादशाह की उपाधि ले ली, और बादशाह की उपाधि कब ली, जब उन्होंने काबुल पर विजय प्राप्त करा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि 1504 में काबुल और आपकी जो गजनी जगह है, यहाँ पर बाबर ने अपना कंट्रोल बना लिया, और काबुल के विजय प्राप्त करने के वजह से 1507 में बादशाह का टाइटल, एक नई उपाधि धारण कर दी मिर्जा का टाइटल को छोड़ करके। अब क्लियर है। 1507 में ही बाबर ने कांधार को जीता। अब नेक्स्ट काम इन्होंने क्या करा, नेक्स्ट जगह इन्होंने कौन सी जीती, कांधार जगह। तो काबुल, गजनी इसको जीता। अब किसको जीता इन्होंने, कांधार, 1507 में जीता। लेकिन ये भी जल्दी से क्या हुआ, इनके हाथ से निकल गया। जीता तो, लेकिन 1507 बहुत जल्दी ये भी इनके हाथ से हट गया। ये अभी 1496 से 1507 तक की मैंने इनका स्ट्रगल आपको बताया है, समझ रहे हो। और 1507 में इन्होंने कैप्चर तो करा, लेकिन बहुत जल्दी इनके हाथ से ये जगह चली गई। ये भी साथ में याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बाबर जो है आपके भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक, फाउंडर माना जाता है। बाबर ने उज्बेकों से तुलगमा युद्ध पद्धति, ईरानी से बंदूक का प्रयोग और आपके सजाती तुर्कों से गतिशील घोड़ों का सफल संचालन और कुतुबुनिया के तुर्कों से तोपखाने का प्रयोग सीखा था। हिंदी वाले एस्पिरेंट्स के लिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर सब सुनो कि बाबर ने कौन कौन सी चीज़
किस किस से सीखी, समझ रहे हो। चलो देखो, सबसे पहले उज्बेक, यहाँ पर नाम लिखो। उज्बेक के बाद ईरानियों से सीखा इन्होंने। ईरानियन के बाद अगर हम आपके बात करें टर्की से सीखा। उसके बाद इन्होंने आपके सीखा ओटोमन से। ठीक है, अब इन सब से क्या क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ पर सीखी उसको नोट करो। सबसे पहले अगर हम आपके बात करें तो उज्बेक से मैंने क्या बताया, इन्होंने सीखा तुलगमा युद्ध पद्धति, ये सीखा। ठीक है, TUL आएगा, बैटल। हर किस किस से क्या क्या चीज़ें सीखी ये चीज़ें नोट कर लो, ये आपको एग्जाम में काम आएगा। चलो ये हो गया। ईरानियों से क्या सीखा था, यूज़ ऑफ कैनन, यानी ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग करना सीखा था। फिर इन्होंने आपके तुर्कों से गतिशील घोड़ों का सफल संचालन सीखा, जिसको हम कहते हैं सक्सेसफुल कैवेलरी ऑपरेशन। ठीक है, और लास्ट में अगर हम बात करें कुतुबतुनिया से आपके जो ओटोमन की अगर मैं बात करूं, तोप खाने, ठीक है, जिसको आर्टिलरी कहते हैं, एक्सप्लोजिव जो वेपन हथियार का यूज़ होता है वो बात कर रहे हैं। तो इन लोगों से ये सारी चीज़ें सीखी थी। उसके बाद यहाँ पर बाबर ने नेक्स्ट क्या किया, 1511 की अगर हम यहाँ पर बात देखें तो 1511 में समरकंद के साथ बुखारा खुरासन को इन्होंने फाइनली जीत लिया, क्योंकि जीता था लेकिन ये सारी जगह हाथ में से चली गई थी। तो इन्होंने फाइनली अगर हम बात करें, बाबर ने 1511 में आपके जो समरकंद जो जगह थी इसको फाइनली जीत लिया। समरकंद के अलावा इन्होंने आपकी जो बुखारा जो जगह थी इसको भी जीता और आपके खुरासन को भी जीता। ठीक है, लेकिन 1512 में कुले मलिक के युद्ध में उबैदुल्ला खां से हारने के बाद समरकंद बाबर के हाथ से वापस से जगह गई। पहले भी गई थी, पहले भी जीता तब भी हाथ से गया, अभी भी 1511 में जीता तब भी हाथ से गया, अब ये फिर जाएगा। कब, मई 1512 की बात है। अगेन लॉस्ट, बाबर इसको फिर खोने वाले, कंट्रोल खो ही दिया था। किसके साथ, कौन से बैटल में, कौन सा युद्ध हुआ, पहले वो लिखो, बैटल ऑफ कुले मलिक, ये बैटल हुआ। और ये बैटल किसके अगेंस्ट यहाँ पर हुआ था, आपके उबैदुल्ला खां। अब इन्होंने अपना कंट्रोल बना लिया। ठीक है, मतलब इतनी मेहनत से बाबर ने इसको एट द एंड जीता भी, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा से इस युद्ध की वजह से वापस इन्होंने इसको खो दिया था। ठीक है, तो ये सारे हो गए इनके आपके जितने भी इनके स्ट्रगल रहे, कहाँ कहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी जगह को जीतने की कोशिश करी और जीतने के बाद कौन कौन सी जगह इनके हाथों से चली गई, फिर दोबारा ट्राई करा, वो सब कुछ आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ तक डन है, आगे देखो। अब हमें नेक्स्ट बताना है कि बाबर ने क्या कारण था कि इन्होंने भारत पर आक्रमण किया होगा। ठीक है, तो पहला कारण ये होता है कि भारत से धन प्राप्ति की लालसा थी। इन्होंने हमारे भारत पर क्यों आक्रमण किया, डिजायर टू गेन वेल्थ, पैसा लूटना है, ये इसको पाना है। वेल्दी कंट्री तो थी हमारा इंडिया। उज्बेक हमलों का निरंतर जो डर था उसके वजह से। दूसरा कारण क्या है, इन्होंने आपके भारत पे आक्रमण करने का जो हम इनका डर बना हुआ था उज्बेक अटैक का, ये भी एक कारण था। इधर उधर भटकने के दौरान बाबर को सबसे पहले दिखाट गांव में भारत के बारे में जानकारी मिली थी, जहां एक बुढ़िया ने उन्हें
तैमूर के भारत विजय की कहानी सुनाई थी। ठीक है, तब वो इस पर इनकी कोशिश रही। तो बाबर के आक्रमण के समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति है, यानी बाबर जब इंडिया पर अटैक कर रहा था तो उस टाइम पर इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी उसे समझना है। ठीक है, अभी तो हमने देखा कि इसने भारत पर आक्रमण किया तो क्या था, और इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी रही जब ये आक्रमण कर रहा था, यानी राजनीतिक स्थिति कैसी थी वो समझते हैं। तो भारत पर आक्रमण के समय बाबर काबुल का शासक था। ये अभी कहाँ का रूलर है जब ये भारत पर अटैक कर रहा है, तो रूलर ऑफ काबुल, क्योंकि काबुल को ये जीत चुका है ना, अभी मैंने आपको बताया। तो उस टाइम पर ये काबुल का राजा था। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय भारत में कई स्वतंत्र राज्य थे, लेकिन बाबरनामा में बाबर ने केवल 5 मुस्लिम राज्यों के ही बारे में बताया। जैसे आपको पता है ना कि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी खुद ही लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बाबर ने, और इनके थी ऑटोबायोग्राफी का नाम बाबरनामा, या जिसको आप सभी तुझ के बाबरी के नाम से भी जानते हो। इसी बुक की बात कर रहे हैं कि बाबर ने जब हमारे भारत पर आक्रमण किया तो कई सारे यानी सर्वल इंडिपेंडेंट स्टेट थे। ठीक है, कई सारे क्या है, आप ध्यान से समझना। तो कई सारे क्या है आपके सर्वल इंडिपेंडेंट स्टेट थे, राज्य थे, स्वतंत्र राज्य हमारे भारत में। लेकिन बाबर ने अपनी बुक के अंदर, यानी इस बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 मुस्लिम स्टेट के बारे में ही मेंशन किया है। ठीक है, बट ही मेंशन ओनली 5 मुस्लिम स्टेट्स। सिर्फ 5 ही मुस्लिम राज्य का उल्लेख इन्होंने यहाँ पर करा है। वो कौन कौन सा है वो नोट कर लो। पहला था हमारा बंगाल। बंगाल के बाद इन्होंने बताया आपका दिल्ली, फिर इन्होंने बताया मालवा, उसके बाद इन्होंने बताया आपका गुजरात, और उसके बाद इन्होंने आपका बताया बहमनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझो कि बंगाल जो है, बंगाल में सबसे पहले नुसरत शाह, बंगाल में उस टाइम पर कौन रूल कर रहा था, तो नुसरत शाह यहाँ पे रूल कर रहे थे। पढ़ाया ना मैंने आपको। दिल्ली में जब उस टाइम ये आक्रमण कर रहे थे तो कौन रूल कर रहा था, इब्राहिम लोदी, स्पेलिंग सही कर लेना, इब्राहिम लोदी रूल कर रहे थे। मालवा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके महमूद खिलजी सेकंड रूल कर रहे थे। गुजरात की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर जब ये भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो मुजफ्फर का द्वितीय यानी सेकंड यहाँ पर रूल कर रहे थे। और फिर आएंगे बहामनी। तो बहामनी की मैं बात करूँ तो इन्होंने उस टाइम पर कलीमुगा शाह रूल कर रहे थे जब इन्होंने बाबर ने यहाँ हमारे भारत पर आक्रमण किया था तब। ठीक है, इसके साथ 5 मुस्लिम स्टेट तो इन्होंने हमें बताया, लेकिन उसके ही साथ में इन्होंने आपको 2 हिंदू स्टेट भी बताए हैं कि 2 हिंदू राज्य भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो 2 हिंदू राज्य की अगर मैं बात करूँ तो एक तो इन्होंने मेवाड़ बताया था, जो कि वहाँ पर उस टाइम पे राणा संगा रूल कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने अभी वॉर भी करेंगे ये, है ना। और दूसरा इन्होंने आपका विजयनगर बताया। जब बहामनी साम्राज्य है तो डेफिनेटली विजयनगर भी होगा, और विजयनगर में उस टाइम कृष्ण देव राय रूल कर रहे थे जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये सब याद कर लो, वह बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है कि बाबर ने अपनी बुक में बाबरनामा तुझके बाबरी में 5 मुस्लिम स्टेट और 2 हिंदू स्टेट बताए हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर कौन कौन से लोग रूल कर रहे थे ये सब कुछ याद रखना है। बाकी तो अभी हमने बैटल देखा दिल्ली के साथ भी, जब इसके बाद तो इस्टेब्लिशमेंट ही हुआ।
और मेवाड़ के साथ भी हमने वॉर देखा अभी, है ना, अभी हम पढ़ेंगे ना बैटल ऑफ खानवा और ये सब, उसमें देखोगे। तो ये था कि उस टाइम पर कौन कौन कहाँ पे रूल कर रहा था, ये आप यहाँ पर देखते हो, ठीक है। अब यानी 1526 से पहले अब इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े वो देख मैं आपको बताती हूँ। तो 1526 में तो स्टैब्लिशमेंट हुआ ना, ये मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, उससे पहले की बात अभी हम पढ़ रहे हैं। बाबर ने 1519 से 1524 तक 1519 से 1524 तक 4 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितना? 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स इन्वेडेड इंडिया, यानी उन्होंने इतने टाइम में 4 बार भारत पर आक्रमण कर लिया। और दूसरी बात आप यहाँ पर देखोगे तो कौन से इतिहासकार के अनुसार, अकॉर्डिंग आपके फरिश्ता के अनुसार 1519 में पहला आक्रमण बाजोर पर हुआ। 4 बार हुआ ना आक्रमण। अब भारत में सबसे पहला आक्रमण, सबसे पहला अटैक कौन सी जगह में हुआ? बाजोर में, ठीक है। बाजोर आक्रमण के समय ही भेरा के किले को जीतने के लिए भारत का सबसे पहले तोपखाने यानी बारूद का प्रयोग किया बाबर ने, ऐसा फरिश्ता का मानना है। इन्होंने दूसरी चीज़ आपको क्या बताई? इन्होंने बताया कि बाबर ने आपके गन पाउडर का यूज़ करा, जिसे हम आर्टिलरी भी कहते हैं, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गन पाउडर का यूज़ इन्होंने इनके अनुसार, क्योंकि सबके अपने अपने अनुसार भी होते हैं, तो इनके अनुसार सबसे पहले गन पाउडर का यूज़ अब हुआ था। कब? जब इन्हें भेरा जो किला है इसको जीतना था, तब इन्होंने आपके बारूद का उपयोग करा, ऐसा इन फरिश्ता का मानना है। चलो, इनका मानना हो गया। बाजोर और भेरा जो है ये किसके अधीन थे? कौन सी ट्राइब? ये जो अभी हमने पढ़ा, ये एक तो आपकी जगह, ठीक है, ये JOR है। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, जो ये बाजोर जगह है, ठीक है, कौन कौन सी? ये बाजोर और आपका ये जो भेरा है, ठीक है। ये दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये किसके कंट्रोल में थे? पहले अंडर द कंट्रोल ऑफ यूसुफ जाई। किसके? यूसुफ जाई ट्राइब के, जाति के, इसके कंट्रोल में थे, ठीक है। बाजोर और भेरा को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? नोट कर लो कि इन दोनों को ही कंसीडर्ड किया जाता है गेटवे टू इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार ये दोनों कहलाता है। दोनों पे मैंने सर्कल बनाया, आप दोनों को नोट कर लो। बाजोर और भेरा को जीतने के बाद बाबर ने ये दोनों प्रदेशों हिंदू बेग सुरपुर्द किए, यानी क्या करा? हैंड ओवर कर दिया इस रीजन को। किसको?